नमस्कार फ्रेंड्स, विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखविंदर सिंह। आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकें। उसी कड़ी में हमारा आज का विषय रहेगा इतिहास। इतिहास का ये पहला वीडियो है, तो सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, है और आस। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। और यह कहा जाता है कि इतिहास में तथ्य बोलते हैं। इतिहासकार जब भी इतिहास लिखता है तो जो तथ्यों के द्वारा प्रदर्शित होता है वही लिखा जाता है, बिना तथ्यों के इतिहास नहीं लिखा जाता। और इतिहास को अंग्रेजी में कहा जाता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है, हिस्टोरिया से निर्मित है। हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का अर्थ होता है शोध के द्वारा प्राप्त ज्ञान, यानी कि जो भी तथ्य मिले और वो तथ्य क्या प्रमाणित करते हैं वही लिखा जाता है और वही इतिहास है। और इतिहास को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के 3 भाग हैं, 3 प्रमुख भाग। पहला, सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक काल। समझने के लिए, पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया। जिस प्रकार का हमें मिला है उसी प्रकार इसको 3 भागों में बांट दिया। दूसरा, इसका आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और इनको समय अनुसार भी बांटा गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको प्रारंभ से लेके, या इसको माना जाता है 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक इसको माना जाता है। और जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसको 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और ऐतिहासिक काल है इसको 600 ईस्वी पूर्व से वर्तमान तक ये चल रहा है, वर्तमान तक। इसी प्रकार एक इतिहासकार है E.H. कार्ल। उन्होंने इतिहास की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। ये वो संवाद है जो लगातार चलता रहेगा। अब प्रागैतिहासिक काल है ना, इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल। पाषाण यानी कि पत्थर। इसमें सब कुछ जो भी मिला है ना वो पत्थर का मिला है। लिखित साक्ष्य इसके कुछ भी नहीं है। जो लिखित साक्ष्य है ना, लिखित साक्ष्य इसके नहीं मिले हैं। केवल पाषाण के औजार मिल गए, गुफाएं मिल गई, गुफाओं में चित्र मिल गए, कंकाल मिल गए। इस प्रकार है कि सब कुछ जो भी निर्मित है वो पत्थर से निर्मित है। इसको पाषाण काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें मानव सभ्य था। मानव सभ्य था। उसने समूह में रहना सीख लिया था, पशुपालन, खेती करना सीख लिया था और लिखना सीख लिया था। लेकिन क्या है, जो उस समय की लिपि है ना वो अब तक अपठनीय है, लेकिन पढ़ी नहीं गई है। अपठनीय के कारण इसको 3000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो भी इतिहास, जो भी साक्ष्य मिले हैं उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है कि वो लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। ऐतिहासिक काल जब भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का काल है, तब से लेके इतिहास लिखना शुरू हुआ। और जो इतिहास लिखा गया उसे हम आज पढ़ भी रहे हैं। इसी कारण इसको ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो यह तो हो गया हमारा इतिहास। संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति, है और आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है, जिसका हिस्टोरिया से बना है।
और हिस्टोरिया का अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। अब हम बात करेंगे इतिहास के जनक की। इतिहास का जनक भी यूनानी इतिहासकार को ही माना जाता है। यूनानी इतिहासकार जिनका नाम था हेरोडोटस। हेरोडोटस को माना जाता है इतिहास का जनक, इतिहास का जनक। इनका जीवन काल है 484 ईस्वी पूर्व से 425 ईस्वी पूर्व तक। और इनकी सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने भारत भ्रमण किया था, कि अपने जीवन काल में ये भारत भी आए थे। और इन्होंने जो इतिहास लिखा है, इनकी पुस्तक का नाम है द हिस्ट्रीज, द हिस्ट्रीज इनकी पुस्तक है। और इनकी पुस्तक में इन्होंने भारत और यूनान के संबंधों का वर्णन किया है। तो ये सबसे पहले इतिहासकार है, इन्होंने सबसे पहले इतिहास लिखना शुरू किया था, इसी कारण इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। द हिस्ट्रीज इनकी पुस्तक है। और भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म के काल में ही ये भारत आए थे, इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। तो आज का हमारा विषय रहेगा इतिहास। इतिहास में हम राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे और राजस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे कालीबंगा की सभ्यता के बारे में। राजस्थान की सभी प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे और प्राचीन सभ्यता में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कालीबंगा की सभ्यता। तो कालीबंगा की सभ्यता सबसे पहले है कहां? हनुमानगढ़ जिले में है, राजस्थान के, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। हनुमानगढ़ जिले से 25 जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गग्गर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है। और गग्गर नदी को प्राचीन सरस्वती नदी माना जाता है, कि ये सभ्यता पहले सरस्वती नदी के किनारे थी। सरस्वती नित्यवाही नदी थी। जब राजस्थान में रेगिस्तान, रेत ऊपर उठ गई तो ये नदी बहना बंद होगी और अब ये मौसमी नदी होगी। जब बरसात ज़्यादा होती है तभी गग्गर नदी में पानी आता, नहीं तो ये सूखी रहती है। तो गग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है, गग्गर नदी के बाएं तट पर कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली, काले रंग, और बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ियां। किसकी मिली है ये? तांबे की, तांबे से निर्मित काले रंग की चूड़ियां मिली होने के कारण इसको कालीबंगा कहा जाता है। कालीबंगा की सभ्यता गग्गर नदी के किनारे पर स्थित है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। काले रंग की चूड़ियां ज्यादा संख्या में मिलने के कारण इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी खोज के बारे में। कालीबंगा। अब जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 से पहले भी बहुत सी सभ्यताओं की खोज हो चुकी थी, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहूदड़ो, बहुत सी सभ्यताओं की खोज हो चुकी थी। तो वो जो पुरानी सभ्यता के स्थल थे ना, वो पाकिस्तान में चले गए। पाकिस्तान में चले जाने से पाकिस्तान ने दुनिया में ये जताना शुरू कर दिया कि हमारी सभ्यता तो बहुत प्राचीन है, भारत के पास क्या है। तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, उसके महानिदेशक थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसके महानिदेशक थे श्री अमलानंद घोष, श्री अमलानंद घोष। इनको ए घोष के नाम से भी लिखा जाता है, ए घोष, श्री अमलानंद घोष। तो इन्होंने क्या किया? स्थल चिन्हित किए, पूरे भारत का इन्होंने भ्रमण किया
कि हमें पुरानी सभ्यताएं कहां से मिल सकती है, तो इन्होंने हमारे बीकानेर क्षेत्र का भी दौरा किया। बीकानेर क्षेत्र का दौरा कब किया? 1951-52 में। इन्होंने स्थल चिन्हित किए पूरे भारत में कि हमें पुरानी सभ्यताएं कहां कहां से मिल सकती है। तो ये 1951-52 में बीकानेर क्षेत्र में भी आए और बीकानेर क्षेत्र में इन्होंने 25 से प्लस, कई किताबों में 2 दर्जन से अधिक या कई किताबों में 25 से अधिक, एक ही बात है दोनों। बीकानेर क्षेत्र में इन्होंने 25 से अधिक स्थल चयनित किए कि यहां से हमें सभ्यता मिल सकती है। तो कालीबंगा की सभ्यता 1952 में खोजकर्ता माना गया है श्री अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष क्या है? इसके खोजकर्ता है। ध्यान रखना, खोजकर्ता और एक होता है उत्खननकर्ता। दोनों एक भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे अमलानंद घोष उन्होंने केवल खोज की। जब वो भ्रमण कर रहे थे, उनको कालीबंगा में 2 टीले नजर आए जो सामान्य भूमि से लगभग 12 मीटर की ऊंचाई पर थे। 2 टीले। तो उन्होंने ये जगह चिन्हित कर दी कि यहां पे हमें सभ्यता मिल सकती है। तो खोज करता है श्री अमलानंद घोष। और फिर यहां पे खोज हुई तो उत्खनन हुआ 1961 से लेके 1969 तक। कौन थे? श्री बीवी लाल, श्री बीवी लाल और श्री बी के थापर, ये उत्खनन करता, दोनों अलग अलग हैं। इस बात का ध्यान रखना, खोजकर्ता श्री अमलानंद घोष और उत्खननकर्ता प्रथम उत्खननकर्ता बीवी लाल, बृजवासी लाल और बी के थापर, बाल कृष्ण थापर, इन्होंने यहां पे उत्खनन का कार्य किया था 1961 से लेके 1969 तक। अब इनको मिला क्या? 2 टीले। जितनी भी सभ्यताएं मिली है सभी में 2 टीले मिले हैं। सभी में 2 टीले तो है ही, कई सभ्यताओं में हमें 3 टीले भी मिले हैं। 2 टीले दोनों अलग अलग प्रकार के, दोनों से अलग अलग प्रकार का हमें सामान मिला। अब उन टीलों का आकार कैसा है? उन टीलों का आकार समचतुर्भुजाकार है। समचतुर्भुजकार के 2 टीले मिले हैं, दोनों के बीच में खाली जगह, ये दोनों के बीच में खाली जगह। एक टीले को जो पूर्वी दिशा में है उसको कहा जाता है पूर्वी टीला, और एक पश्चिम दिशा में है उसको कहा जाता है पश्चिमी टीला। ध्यान रखना, 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। अब पूर्वी टीला है, उसको निचला भाग या नगर टीला आम जन के लिए था। ये आम जन के आवास थे इसमें, इसी कारण इसको नगर टीला कहा जाता है। और जो पश्चिमी टीला है उसको दुर्ग टीला कहा जाता है, यानी कि वहां से दुर्ग के साक्ष्य मिले, यानी कि वहां से प्रशासन का संचालन होता था, उसी प्रकार का वहां पे भवन बना हुआ था और उसे दुर्ग टीला कहा जाता है। अब दोनों टीले सबसे पहली बात तो ये चारों ओर सुरक्षा दीवार से ये गिरे हुए थे। ध्यान रखना, जितनी भी सभ्यता मिली है सभी में सुरक्षा दीवार मिली है। तो ये कालीबंगा में भी सुरक्षा दीवार थी, पशु पक्षियों से बचाव के लिए, जंगली जानवरों से बचाव के लिए, कोई बाहरी आक्रमणकर्ता नहीं आ जाए उससे बचाव के लिए ये दीवार बना के रखते थे। दीवार भी लगभग 12-13 मीटर ऊंची थी और दीवार की प्रारंभ में चौड़ाई है लगभग 1.9 मीटर और बाद में ये दीवार बनाएगी लगभग 3 से 4 मीटर ये दीवार की चौड़ाई है। 4 मीटर दीवार चौड़ी है, कच्ची ईंटों से बनी है, दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित है और दोनों ओर से इसको गारे से लिपा गया है। तो ये हो गया दुर्ग टीला, ये हो गया नगर टीला। अब जो दुर्ग टीला था ना, उसको भी बीच में दीवार निकाल के 2 भागों में बांटा गया है। जो बाकी सभ्यताएं हैं उनमें
दुर्ग टीले का द्विविभाजन नहीं है, लेकिन कालीबंगा की सभ्यता में ही हमें मिलता है कि जो दुर्ग टीला है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग तो उसका था आवास के लिए, रहने के लिए, कि जो भी शासन संचालक थे ना उनके आवास बने हुए हैं, और दूसरा टीला था वो धार्मिक कार्यों के लिए प्रायोजित होता था। इस प्रकार के प्रमाण हमें मिले हैं। इसमें से दक्षिणी दिशा में एक कतार में अग्निकुंड मिले हैं, 7 अग्निकुंड मिले हैं हमें दुर्ग टीले में से। और इसका जो दक्षिणी और पश्चिमी भाग है यहां से हमें लगभग 37 कब्रें मिली हैं। 37 कब्रें कि 37 जगहों पे ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों का दाह संस्कार किया गया हो, उन्हें यहां पे दफनाया गया हो। तो 37 कब्रें मिली हैं हमें और 7 अग्निकुंड मिले हैं दुर्ग टीले से। ध्यान रखना, 2 टीले मिले हैं, एक जो पूर्वी दिशा में उसे पूर्वी टीला, पश्चिमी दिशा में है उसे पश्चिमी टीला। सभी सभ्यताओं में जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला है, वहां से प्रशासन का संचालन होता था। पूर्वी टीला है उसको निचला टीला या नगर टीला भी कहा जाता है, क्योंकि वो आम जन के आवास के लिए था। अब इसमें से हमें और क्या क्या मिला है इस बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, वेदों में हमें मिलता है बहुधान्यक क्षेत्र, बहुधान्यक क्षेत्र। और जो बहुधान्यक क्षेत्र है वो इसी को माना जाता है, जो कालीबंगा का क्षेत्र है ना, इसी को माना जाता है बहुधान्यक क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहां से हमें जो प्रमाण मिले हैं, एक तो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। जुते हुए खेत के प्रमाण विश्व में एकमात्र कहीं नहीं मिले, यहीं मिले हैं जुते हुए खेत के प्रमाण। दूसरा, यहां से दोहरी फसल उगाई जाती थी, यहां से दोहरी फसल उगाने के भी हमें प्रमाण मिले हैं। कौन कौन सी फसलें थी? इस प्रकार और इस प्रकार उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर ये जुते हुए हमें खेत मिले हैं। और जो पूर्व से पश्चिम है इस दिशा में कम चौड़ाई की हराइयां हैं, और जो उत्तर से दक्षिण है इस दिशा में ज्यादा चौड़ी हराइयां हैं। लगभग ये 190 सेंटीमीटर दूरी पर है और ये लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। और जो 30 सेंटीमीटर दूरी पर है वो फसल चना बोई जाती थी, और 190 सेंटीमीटर उसमें फसल सरसों बोई जाती थी। तो सरसों और चनों अब भी राजस्थान के क्षेत्र में बोई जाती है। सरसों और चना दोनों फसलें एक ही खेत में बोई जाती है, और कालीबंगा में भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये दोनों फसलें इकट्ठी बोई जाती थी। तो बहुधान्य क्षेत्र कालीबंगा का क्षेत्र, वहां से हमें जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं और दोहरी फसल उगाने के प्रमाण मिले हैं। दोहरी फसल चना और सरसों, और इनका मुख्य जो खाद्यान्न था ना वो चावल था। इसके अलावा हमें और क्या मिला है? बालक की खोपड़ी मिली है। बालक की खोपड़ी, छोटा बच्चा, उसकी खोपड़ी मिली है, और उस खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, और उन 6 छेदों से प्रतीत होता है कि उसकी शल्य क्रिया की गई हो, कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हो और उस बीमारी को दूर करने के लिए उसकी शल्य क्रिया की गई हो। और हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। सूती कपड़े के साक्ष्य। अब सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा किससे बनेगा? कपास से बनेगा ना। तो विश्व में कपास के भी एकमात्र साक्ष्य मिले हैं तो वो कालीबंगा से ही मिले हैं। कपास के साक्ष्य, कपास उगाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन हमें कपास के बीज मिले हैं। जो रोई थी उसका तो कपड़ा बना लिया ना, पीछे इसके बीज बच गए। तो हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, और सूती कपड़ा है तो वहां पे कपास भी जरूर होगी, और कपास होगी तो उसका कपड़ा भी बनेगा।
और कपास के बीज मिले हैं और हमें सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं। इसके अलावा और क्या क्या मिला है? राजस्थान की सबसे विशेष, सबसे प्रमुख सभ्यता माना जाता है इसको। क्यों माना जाता है? ध्यान रखना, क्योंकि यहां से जहाज मिला है। क्या मिला है? जहाज। है कोई सभ्यता यहां से जहाज मिला हो? उम्मीद भी नहीं कर सकते हम कि वहां से जहाज मिला हो, लेकिन कालीबंगा की सभ्यता से जहाज मिला है। अब देखो कालीबंगा कहां है? मरुस्थल में है ना, रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? रेगिस्तान के जहाज ऊंट की यहां से हमें हड्डियां मिली है। याद रखना इस बात को कि ऊंट की हड्डियां विश्व में एकमात्र कहां से मिली है? कालीबंगा की सभ्यता से मिली है, ऊंट की हड्डियां। और क्या मिला है? परिवारों की श्रेणी कि परिवार किस प्रकार के थे। अब हमने पहले पढ़ा कालीबंगा। बंगा कौन पहनती है? महिला पहनती है ना। तो नाम में प्रमुख कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा नाम में प्रमुख कौन है? कालीबंगा नाम में प्रमुख महिला है। तो यहां से महिला प्रमुख है, तो महिला से याद रखना वहां पे जो परिवार थे वो किस प्रकार के थे? मातृत्वात्मक परिवार था। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवार कैसे थे? मातृत्वात्मक। आज का उल्टा, आज पितृत्वात्मक परिवार है। तो कालीबंगा से हमें साक्ष्य मिले हैं कि वहां पे मातृत्वात्मक परिवार थे। कैसे? कालीबंगा, बंगा पहनती है महिला, महिला प्रमुख है, तो परिवार में भी महिला प्रमुख थी। याद रखना इस बात को कि मातृत्वात्मक परिवार थे। अब महिलाएं हैं, महिलाएं श्रृंगार भी करती है। श्रृंगार की कोई ज्यादा सामग्री नहीं मिली है, लेकिन हमें श्रृंगार करने के लिए कांसे का दर्पण मिला है। क्या मिला है हमें? कांसे का दर्पण मिला है कालीबंगा से। अब महिला प्रमुख है, महिलाओं का कार्य रसोई का कार्य होता है। तो रसोई में क्या होता है? बेलन होता है ना। तो याद रखना यहां से हमें एक बेलनाकार मोहर मिली है। क्या मिली है? बेलनाकार मोहर मिली है। और बेलनाकार मोहर भारत में तो, हमारे क्षेत्र में तो प्रचलित नहीं थी। कहां की है ये जो बेलनाकार मोहर है? ये विदेशी है। और किस देश की है? मेसोपोटामिया की है। याद रखना, मेसोपोटामिया, इराक का क्षेत्र। यहां पे दजला फरात नदियां बहती है, उनके बीच में जो सभ्यता मिली है ना, उसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। और हमें कालीबंगा से बेलनाकार मोहर मिली है, और वो किसकी है? मेसोपोटामिया की है। इससे क्या पता चलता है? इससे यही पता चलेगा कि जो मेसोपोटामिया और कालीबंगा दोनों में अंतर संबंध था, दोनों में व्यापार होता था, आपस में लोग एक दूसरे की जगह जाते थे। जैसा भी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की वीडियो में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।